हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे आज बिहार बोर्ड का साइंस यानी कि विज्ञान वर्ग 7 का। तो वर्ग 7 का जो विज्ञान है उसका हम लोग यहाँ पे देखेंगे अध्याय 1, जो कि इसमें दिया हुआ है जल और जंगल। तो हम करेंगे क्या, जो यहाँ पे जो भी इम्पोर्टेंट यानी कि पॉइंट होगा उसको हम लोग यहाँ पे टिक आउट करते हुए चलेंगे, और आप क्या कीजिएगा उसको यहाँ पे नोट करते हुए चलिएगा। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम जानेंगे जल के बारे में, उसका देखेंगे जो जंगल है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं जल जो है जीवन का क्या है, एक मुख्य आधार है। और जो जीवन है, जीवन की भी उत्पत्ति जो है सर्वप्रथम यानी कि जल से ही हुआ है। और जो सामान्य तौर पर जल की मांग, जो कि पेयजल यानी जो जल का मांग जो है वो हमारे लिए यानी कि पीने योग्य होता है, या फिर सिंचाई के लिए, या फिर जो औद्योगिक उत्पादन है, कपड़ों की धुलाई है, घरों तथा शौचालय की सफाई हो, जल विद्युत उत्पादन तथा जो जल परिवहन आदि के लिए यानी कि जो यानी ये सब के लिए जो क्या होता है जल का उपयोग किया जाता है। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो आदमी का जो दैनिक जीवन है उसमें जो है कम से कम प्रति व्यक्ति जो है 50 लीटर पानी का जो क्या हुआ यानी कि मापदंड रखा गया है। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार जो है प्रति व्यक्ति जो है यानी कि 50 लीटर पानी के लिए रखा गया कि प्रतिदिन वो पानी 50 लीटर यूज कर सकता है। लेकिन फिर भी जो है यह जो पानी जो है ना, जो विश्व के सभी लोगों को क्या प्राप्त नहीं होता है। तो इसी को जो मतलब ध्यान में रखते हुए 2003 में एक अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ जल वर्ष के रूप में मनाया जाता है। और यह जो है यानी कि पूरे विश्व भर में जो कि प्रति वर्ष 22 मार्च को यानी जो जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आप जो यानी कि यहाँ से जो है क्वेश्चन लगभग जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो आप इसको क्या कीजिएगा, इसको यहाँ से नोट कर लीजिएगा। उसके बाद जो है जैसे हम लोग जानते हैं पृथ्वी जो है ना कि एक जलीय ग्रह है, यानी इसको हम लोग वाटर प्लांट भी कहते हैं। यानी कि हमारा पृथ्वी जो है यहाँ पे जो है क्या 3/4 भाग क्या यानी कि जल से भरा, यानी कि ये पूरा चौथाई में यहाँ पे जो है 3/4 जो है ये जल से पूरा भरा हुआ है। फिर भी जो है हम लोग को यहाँ पे जो है पानी की यानी कि बहुत ही कमी महसूस होता है। तो पृथ्वी पर जो जितना भी जल है उसमें कि जितना भी यानी कि 97% जो है ना जल जो है समुद्र के जो खारा जल है उसी से भरा हुआ है। और उसमें जो मौजूद है यानी कि 2% जल है, यानी जो हिम शिखर है यहाँ पे क्या यानी कि बर्फ़ के रूप में, यानी जो नदी है या फिर बर्फ़ है उसके रूप में मिलता है। सिर्फ जो 1% जल जो है सिर्फ जो है पीने के लिए मौजूद है। उसके बाद जो है देखेंगे कि दुनिया के जो जितने भी देश है सभी में क्या है यानी कि जल की समस्या लगभग हर जगह बना हुआ है। तो यहाँ जो है हम लोग का जो पृथ्वी है, तो पृथ्वी पर जो भी जल है तो उस जल जो कितना जल है उसको हम जो यहाँ पे जो क्रियाकलाप दिया हुआ है इससे हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है कि एक जो 20 लीटर जो बाल्टी है 20 लीटर का पानी, यानी कि ये 20 लीटर पानी से भरा हुआ है। तो इसको हम समझेंगे जो पूरे पृथ्वी है, तो पूरे पृथ्वी में जितना ये पानी है यानी कि ये उसकी मात्रा को ये दर्शा रहा है। इसमें से जब हम 500 ml का पानी को हम निकाल लेते हैं तो यह जो है यानी जो पूरे पृथ्वी पर जो मृदु जल है उसको क्या करता है, ये प्रदर्शित करता है। और इस 500 ml से जब हम यहाँ पे 150 ml को हम निकाल लेते हैं तो यह जो है जो विश्व की जो जितने भी नदी है, झील है उसमें जो उपस्थित जो मृदु जल है उसको क्या करता है, ये प्रदर्शित करता है। और इस 150 ml से
जब हम यहाँ पे क्या करते हैं 30 चम्मच लगभग 30 चम्मच जल जब एक कांच के किसी गिलास में अगर हम डाल लेते हैं तो यह जो है भौम जल जो बोलते हैं, जो हम लोग उपयोग करते हैं, जो हम लोग को उपयोग में लाया जाता है, उसको क्या करता है, यह प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पे देखेंगे जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है भौम जल, मृदु जल, खारा जल, यानी खारा पानी, यानी कि पूरा समुद्र का पानी, ये पूरा समुद्र का पानी ही है। यदि पृथ्वी पर कुल जल की मात्रा बाल्टी में भरे जल जितनी होती तो उसमें से मृदु जल मात्र 1 मग पानी होता। अगर पूरे पृथ्वी को, जैसे इस पूरी पृथ्वी पर अगर हम पानी की मात्रा यानी पूरे बाल्टी से भरे को मानते हैं तो मृदु जल जो उसमें सिर्फ 1 मग के बराबर ही होता है। उसके बाद जो मृदु जल में भी अधिकांश जो क्या है, जो हिमनद, ध्रुवीय बर्फ़ और पहाड़ों की जो अस्थायी बर्फ़ के रूप में है, जो हमें आसानी से उपलब्ध नहीं होते हैं और हमारे उपयोग के लिए क्या है, सिर्फ क्या है, भूमिगत जल है या फिर झील और नदियों का जल ही बचता है, जो कि यह पूरे जो कुल जल है उसका कितना है 0.006% है, यानी कि 1% से भी क्या है, कम है। इसी तरह हम यहाँ पे जो कुछ तथ्य है यानी पॉइंट है उसको भी हम लोग यहाँ पे नोट करते हुए चलेंगे। जैसे कि यहाँ पे जल चक्र है, तो जल चक्र को यहाँ पे देखेंगे, जैसे विभिन्न यानी कि यहाँ पे दिया है प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा पृथ्वी पर जल की निरंतर उपलब्धता करोड़ों वर्ष से बनी हुई है। यह सभी प्रक्रियाएं सम्मिलित रूप से जल चक्र का निर्माण करती है। उसी तरह हम यहाँ पे देखेंगे अब जो जल चक्र है, तो जल चक्र में जो सम्मिलित परिक्रमों का जो संख्याओं के द्वारा चिन्हित किया गया और इन संख्या की सहायता से अस्त व्यस्त क्रम में लिखे गए हैं। यानी कि यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये क्या, ये अस्त व्यस्त है, यानी कि उल्टा पुल्टा लिखा हुआ है। इसको क्या करना, यानी सीधा करके इनके जो क्रम है उसको क्रम में लिखना है। जैसे कि यहाँ पे दिया है जम भौल, तो इसको हम लिखेंगे भौम जल। उसी तरह यहाँ पे जो दिया हुआ है पसवा, तो इसको हम लिखेंगे वाष्प। उसके घन सन, तो इसको लिखें संघनन। इसका दलवा, तो यहाँ पर हो जाएगा बादल। उसके बाद वात्स्य, तो होगा बाष्पोत्सर्जन हो जाएगा। उसका सार्व, यानी कि वर्षा। तो ये जो लिखा हुआ है इनके क्रम के अनुसार आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। अब हम यहाँ पे देखेंगे जो कि जल चक्र है या फिर जो भी है कि जो प्राकृतिक में, यानी प्राकृतिक में जो जल जो है ना ठोस अवस्था में पाया जाता है, यानी कि इसका जो 3 अवस्था है, एक है ठोस जो कि बर्फ़ के रूप में मिलता है, दूसरा है द्रव जो कि पानी के रूप में मिलता है, और तीसरा है गैस, यानी कि पृथ्वी पर कहीं भी ये जो है 3 अवस्था में पाया जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे बर्फ़ जो है, बर्फ़ हमें जो है हिम, यानी बर्फ़ या हिम बोले तो ये जो क्या जल, यानी कि जल का ही रूप है, यानी कि ठोस अवस्था में हमें कहाँ मिलता है, ध्रुवों पर या फिर बर्फ़ से ढके पर्वतों और हिमनदों में हमें मिलता है, यानी कि ठोस अवस्था में मिलता है। उसी तरह हम देखेंगे जो द्रव है, द्रव की अवस्था जो है हमें महासागरों, झीलों, नदियों के अतिरिक्त भूमि के अंदर में भी क्या होता है, जो अंदर भौम जल है यानी जो भूमिगत जल हुआ उसके रूप में भी मिलता है। उसके बाद जो जल का जो गैसीय अवस्था है वो हमारे आसपास के जो वायु है उसमें जो हमें जलवाष्प के रूप में भी उपस्थित होता है। तो यहाँ से फिर हम देखते हैं आगे। तो यहाँ पे है कि जल जो है, जल की तीनों अवस्था से सतत चक्रण द्वारा पृथ्वी पर जल की कुल मात्रा स्थिर बनी हुई रहती है, जबकि पूरी जनसंख्या और जो जितने भी जीव है जल का उपयोग कर रहे हैं। इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे जो कि यहाँ पे कुछ क्रियाकलाप दिया हुआ है, तो यहाँ पे बताना है, जैसे बच्चे का नाम, पीने का जल, उसके स्रोत या मात्रा, उसका स्नान के लिए, बर्तन धोने के लिए। तो जैसे कि अब राजू है, तो राजू यहाँ पे हम किसी बच्चे के यहाँ पे नाम लिख लिए, तो राजू जो है मतलब कितना यानी पीता है, तो मान लेते हैं कि राजू जब 5 लीटर पीता है, भोजन बनाने का कितना है, तो मान लेते हैं यहाँ पे वो 10 लीटर करता है, उसका स्नान के लिए कितना करता है यानी 20 लीटर करता है, उसके बर्तन धोने, कपड़े धोने के लिए कितना करते हैं, मान लेते हैं 25 लीटर कर लेता है। तो इसी तरीके से आप जो है क्या कीजिएगा, 2-3-4 बच्चों का नाम लिख करके आप जो यहाँ पे इसी प्रकार से भर लीजिएगा। उसी तरह यहाँ पे हम देखेंगे
जैसे कि अब यहाँ पे जो दिया हुआ है कि अधिकांश नगरों, बड़े बड़े शहरों में जलापूर्ति की व्यवस्था होती है। यानी कि जो बड़े बड़े शहर होते हैं वहाँ पे जो है बड़े बड़े टैंकी लगे होते हैं, या फिर जो भी है सरकार के द्वारा बहुत सारा वहाँ पे व्यवस्था की जाती है। जो विशेष करके क्या होता है, यहाँ पे पाइप लाइनें बिछाई जाती है। यानी हर घर के लिए क्या होता है, वहाँ पे पाइप, हर घर लगभग सबके घर में जो है एक पाइप लगा देता है और वहाँ पे पाइप से के द्वारा पानी व्यवस्था किया जाता है। और जल को जो आसपास किसी झील, नदी, तालाब अथवा कुओं से लाकर क्या होता है, उस पाइप लाइनों द्वारा आपूर्ति की जाती है। उसके बाद जो है जैसे छोटे छोटे शहर है या फिर गांव है, तो वहाँ जो है सरकार के द्वारा जो जलापूर्ति की व्यवस्था होता है वहाँ पे नहीं की जाती है। वहाँ जो है वहाँ के लोग क्या होता है, अपने उपयोग के लिए जो है वो खुद से जो है अपना जो क्या करते हैं, खुद से यानी व्यवस्था कर लेते हैं। या तो वो जो क्या करते हैं इलाकों, यानी कुछ इलाकों में जो है जल जो है क्या होता है घर से काफ़ी दूर पे होते हैं, और वहाँ से वो क्या करते हैं ढोकर लाने का कार्य करते हैं। और उनसे क्या कहते हैं, उनका जो ये काम जो होता है बहुत ही कष्टकारी होता है। लेकिन हमारे जो जनसंख्या का जो बहुत बड़ा भाग है वो किस पे आश्रित है, यानी कुओं, नलकूपों अथवा हैंडपंपों से क्या करता है, जल प्राप्त कर लेता है। और इन स्रोतों का जल कहाँ से मिलता है, इन स्रोतों का जल जो हमें, यानी यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया कि इन स्रोतों का जल कहाँ से मिलता है। तो इन स्रोतों का जल जो है कि वर्षा है, यानी कि वर्षा जब होता है तभी इन स्रोतों में क्या होता है, जल आता है। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे जो भूमिगत जल एक महत्वपूर्ण स्रोत है। तो अब यहाँ पे है, सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे जो भौम जल स्तर किसे कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जैसे ही पाइप डालने के लिए यानी कि बोरिंग करते समय जिस गहराई पर, यानी कि ये पॉइंट को आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि पाइप डालने के लिए बोरिंग करते समय जिस गहराई पर चट्टानों अथवा मिट्टी के बीच सारे के सारे रिक्त स्थान पर जल भरा होता है, उसकी ऊपरी परत को भौम जल स्तर कहते हैं। तो आप जो इसको यहाँ से क्या करिएगा, नोट कर लीजिएगा। उसके बाद जो है यह स्तर जो है ना, यानी कि पृथ्वी से, अब यहाँ से भी इसको आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि यह जो है यानी पृथ्वी की सतह से 1 मीटर अंदर से लेकर अनेक मीटर की गहराई तक हो सकता है। और इस स्तर से नीचे जो पाए जाने वाला जल को भौम जल कहला जाता है। तो आप भी यहाँ से इसको ये सब नोट कर, यानी कि जो भौम जल किसे कहते हैं, यानी 1 मीटर से ले करके जो अनेक मीटर की गहराई तक जो जल मिलता है उसको हम लोग भौम जल कह सकते हैं। तो अब यहाँ पे दिया है भौम जल का स्रोत क्या है। तो अब ये है, जैसे कि हम लोग देखें तो भौम जल का स्रोत क्या है, एक भौम जल का भी स्रोत जो वर्षा है वही है, क्योंकि वर्षा एक ऐसा स्रोत है जिसको यानी कि हर चीज़ को वो पूरा करता है। जैसे कि हम जानते हैं जैसे बारिश होता है, तो बारिश होने के बाद क्या होता है, वो पानी जो है धीरे धीरे क्या होता है, ये जो दरार होता है यहाँ पे वो धीरे धीरे रिसते हुए क्या होता है, वो ज़मीन के अंदर चला जाता है और एक जगह जाकर वो इकट्ठा हो जाता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि वर्षा जो ही एक ऐसा है जो कि इसका जो भौम जल का एक स्रोत है। उसके बाद जो यहाँ पे दिया हुआ अंत अंशंदन, तो अंत अंशंदन का मतलब होता है रिसाव, जो कि रिसाव यानी कि धरती के नीचे क्या होता है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसे ये पानी है, ये रिसते हुए क्या होता है एक जगह जाकर के वो जमा हो जाता है। यहाँ पे दिया जैसे वर्षा जल नदियों तालाबों का जल मिट्टी से रिस कर भूमि के नीचे रिक्त स्थानों तथा दरारों को भर देता है। तो भूमि के अंदर जल के रिसाव को अंत अंशंदन कहते हैं। तो आप जो इसको यहाँ से इसको नोट करके लिख सकते हैं और इसको याद कर लीजिएगा, ताकि आपका जो क्वेश्चन आंसर है वहाँ पे भी आपका ये काम कर जाएगा। उसके बाद जो हम देखेंगे यहाँ पे, अतः इन प्रक्रियाओं द्वारा उपयोग किए जा चुके भौम जल की पुनः पूर्ति हो जाती है। जैसे अंत अंशंदन मतलब क्या, जो भी जैसे बारिश हुआ तो ये रिसते हुए क्या होता है, वो जो रिसते हुए फिर पानी क्या होता है एक जगह जा करके स्टोर हो जाता है, फिर बाद में हम क्या करते हैं उसको निकाल लेते हैं। और जहाँ पे पानी स्टोर होता है उसको हम लोग यानी कि यहाँ पे जलभर भी कहते हैं। अभी जो देखते हैं कि बड़े बड़े शहर में या फिर बहुत जगह अभी जो हर जगह क्या पक्की रास्ता या फिर पक्की मकानें हो गया, तो जो भौम जल में जो जैसे जल का यानी कि कमी हो जाता है। तो कारण है कि अब जो जैसे वर्षा होता है तो पानी क्या होता है वो जो है ज़मीन के नीचे सही से नहीं जा पाता है, यानी कि सड़क वड़क हो गया या फिर घर उर हो गया, उसके कारण से क्या होता है वो नहीं जा पाता है। चलिए आइए हम देखते हैं आगे। अब देखते अब जो है जलभर, यहाँ पे हम इसको भी नोट कर सकते हैं, यानी कि जलभर
तो जल भर किसे कहते हैं? जैसे भौम जल स्तर के नीचे मृदा अथवा कठोर चट्टानों के परतों के बीच जल संचित हो जाता है। इन भंडारों को जलभर कहते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे यहाँ पे नीचे है ये चट्टान, इनके बीच में क्या होता है, ये जल है यहाँ पे क्या होता है, स्टोर हो जाता है, यानी कि भंडार हो जाता है। तो इसको ही हम लोग क्या कहते हैं? जलभर कहते हैं। उसके बाद जो है अब यहाँ पे देखेंगे जो भौम जल स्तर का गिरना। तो भौम जल स्तर का गिरना जो है, जैसे कि यानी कि भौम जल स्तर का गिरने का कारण, मुख्य कारण है जो कि वर्षा का जो कम होना, या फिर बहुत सारे क्या है जो भी, जैसे कि हम यहाँ देखेंगे भौम जल पुनः पूर्ति की सबसे प्रमुख प्रक्रिया वर्षा के जल का रिसना है। यानी कि कम वर्षा या फिर वर्षा जल के रिसाव के लिए उपलब्ध भूमि की कमी से भौम जल स्तर में गिरावट आ जाती है। जैसे कि अभी हमने बताया था कि हर तरफ जो है कि पक्का मकान या पक्की सड़कें हो गई हैं, जिसके कारण क्या होता है कि धरती के नीचे जो पानी का रिसाव नहीं हो पाता, जिसके कारण क्या होता है, भौम जल के स्तर में गिरावट आती चली जाती है। उसके बाद और भी देखेंगे, जैसे जनसंख्या वृद्धि, जिस तरह से जनसंख्या वृद्धि हुआ तो पानी का खपत में बहुत तेज़ी आया। तो उस तरह से क्या होता है, जितना पानी हम लोग यूज करते हैं उतना ज़्यादा क्या होता है, वहाँ पे पूर्ति नहीं हो पाता है, जिसके कारण क्या होता है, भौम जल स्तर में भी वो कमी होने लगता है। उसके बाद देखेंगे कि औद्योगिकरण, कृषि वनारोपण आदि में भी भौम जल स्तर को क्या होता है, प्रभावित करने वाले कारक हैं। उसके बाद जो है ये याद रखने वाला बात है, यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचना में परिवर्तन भी जो क्या होता है, भौम के जल स्तर को प्रभावित करते रहता है। उसके बाद जो है यहाँ पे कुछ दिया गया है, जैसे यहाँ पे जो कि स्थल है, जल की मात्रा यानी कि दैनिक जल स्तर कितना है। जैसे कि यहाँ पे बताया गया कि भवन निर्माण में कितना यानी कि पानी का यूज होता है। जैसे मान लेते हैं भवन निर्माण में जो है 10 टैंकर का पानी का इस्तेमाल होता है, या फिर आप जो है अपने अनुसार यहाँ पे लिख सकते हैं, दुकान में कितना लगता है, कार्यालय में कितना लगता है, सड़क के निर्माण में कितना लगता है, उसके सिंचाई में कितना लगता है। इस तरह से आप जो यहाँ पे क्या करें, एक अनुमानित जो है यहाँ पे मात्रा डाल सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे डाल रखा है तो आपको दिखाई देता है, यहाँ पे देखिए, जैसे कि भवन निर्माण में हम 10 टैंकर, दुकानों में 100 लीटर, कार्यालय में 30 लीटर, सड़कों के निर्माण में 15 टैंकर, उसके सिंचाई में मान लेते 30 टैंकर। इस तरह से हम यहाँ पे लिख लिए, तो अपने हिसाब से यहाँ पे आप लिख सकते हैं। उसी तरह अब हम देखेंगे जो कि यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, यानी जो पहले के ज़माने में जो था, यानी पहले के टाइम में जो जल संसाधन का क्या था, जल संसाधन भूमि पर यानी कि तालाब था, नहर था, आहर, चर, ये सबसे क्या था, यानी कि जल का उपलब्ध होता था। यानी किसके लिए, तो ये सिंचाई के लिए किया जाता था। उसी तरह भूमिगत जल की उपलब्धता सतह से क्या है, भौम जल काफ़ी निकट है। उसके बाद भौम जल, भूमिगत जल की उपलब्धता काफ़ी नीचे है, उसके बाद नहरों, आहरों, तालाबों की आदि व्यवस्था बाढ़ के कारण क्या हो गया, यानी कि छिन्न भिन्न होते चला गया है। उसके बाद जल कूपों से सिंचाई का जल निकालते हैं, पंप सेटों का प्रयोग बढ़ा है। जिस तरह से अब जल सींच कर, मैंने पहले तो क्या था कि नदी उदी से कर लेता था, अब तो पंप सेटों का क्या सबसे ज़्यादा उपयोग होने लगा है। उसी तरह यहाँ पे दिया पारंपरिक यंत्रों, रहट, ढोस, मटकों आदि का उपयोग भी अभी भी हो रहा है। उसी तरह अब हम देखेंगे यहाँ जो कि जल प्रबंधन। तो अब जो है वर्षा जल जो है संग्रह के बारे में हमने पीछे करना पड़ा था, यानी कि यहाँ से देखेंगे कि जल प्रबंधन, ये जो यहाँ से आप नोट कर लेगा, जल प्रबंधन एवं भूमिगत जल की पुनः पूर्ति का अच्छा उदाहरण है। यानी कि कौन है, यानी कि यहाँ जो वर्षा जल जो है, जो यानी जल प्रबंधन और भूमिगत जल की जो पुनः पूर्ति का अच्छा एक उदाहरण है वर्षा का जल। उसके बाद हम देखेंगे अब जो यहाँ पे जो दिया हो, जो जल का भंडारण करने के लिए जो है या फिर पुनः पूर्ति के लिए क्या, एक तालाब हो गया, पोखर हो गया, बावड़ी, चहबच्चों, डबड़े, आहरे बनवाई जाती है। यानी कि जल को क्या कर भंडार के लिए ये सब बनवाई जाती है। उसके बाद यहाँ पे अब देखेंगे ड्रिप सिंचाई क्या होता है। तो यहाँ पे देखा जाए कि तो जैसे कि यहाँ पे उसके बाद जैसे किसान जो है अपने खेतों की जो सिंचाई के लिए जल की जो मितव्ययता कर सकते हैं, यानी कि उसमें कुछ कमी यानी बचत कर सकते हैं, यानी कि उसको अच्छे तरीके से उपयोग कर सकते हैं। इसके उदाहरण के लिए जैसे कि उदाहरण के रूप में दिया है ड्रिप सिंचाई। तो ड्रिप सिंचाई यानी कि जो बूंद से सिंचाई के बारे में जान सकते हैं। जैसे कि इस विधि में क्या होता है, एक कम व्यास वाले जो पाइप होता है उसके जल जो पौधों को सीधे क्या होता है, यानी कि जड़ों में पहुंचा जाता है, और इससे क्या होता है, जल की बर्बादी नहीं होती है।
तो इसी प्रकार जो है नलकूपों के जल को पाइपों द्वारा खेतों में ले जा कर के स्प्रिंकलर द्वारा सिंचाई करने से भी जल की खपत कम होती है। तो इस तरीके से क्या होता है, यानी कि जो जल है, जल का उपयोग कम होगा, यानी कि और अच्छे तरीके से होगा, बर्बादी कम होगा। उसी तरह देखेंगे अगर जो जल उपलब्ध नहीं हो यानी कि पृथ्वी पर, तो क्या पृथ्वी से हरियाली लुप्त होती चली जाएगी, और उसके बाद जो ना तो पौधे रहेगा, ना ही फिर पौधे रहने से ना के भोजन मिलेगा, ना ऑक्सीजन मिलेगा, ना ही फिर वर्षा के अभाव में क्या है, पृथ्वी पर भी जीवन का भी अंत होने लगा। यानी कि हम देखेंगे जल अगर नहीं होने से क्या होगा, पूरी पृथ्वी क्या होगा, अस्त व्यस्त हो सकता है, यानी कि तहस नहस भी हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे है जंगल। फिर जंगल के बारे में हम लोग अब समझेंगे बारी बारी से। आइए हम देखते हैं यहाँ से जंगल के बारे में। तो जिस प्रकार से हमारे लिए जल उपयोगी है, उसी प्रकार जो है जंगल भी हमारे लिए क्या है, बहुत ही उपयोगी है। क्योंकि जंगल से हमें जो है अनेक प्रकार के जो है जीवन उपयोगी वस्तुएं प्राप्त होती है। जिस तरह से जो है यहाँ पे हम देखेंगे कि मनुष्य के जो है ना भोजन, वस्त्र तथा आवास उपलब्ध कराने में जो है जंगल का क्या है, महत्वपूर्ण भूमिका होता है। जैसे प्राचीन काल में जो आदि मानव पेड़ों की छाल तथा पत्तों से अपने क्या शरीर को ढककर ठंड तथा वर्षा से अपना जो क्या करता था, रक्षा करता था। और वो जंगल से क्या करते थे, अपना जो भोजन प्राप्त करते, जैसे कि कंदमूल हो गया, फल हो गया, ये सब खा करके अपना जीवन यापन करते थे। उसी तरह ये जो जंगली जानवर होते थे, उनसे जो रक्षा के लिए वो क्या करते थे, वृक्षों पर अपना मतलब आवास बनाकर रहते थे। और आज भी कुछ आदिवासी समाज की जो है पूरी तरह क्या है, वो वन पर ही यानी कि जंगल पर ही निर्भर है। तो सबसे पहले अब यहाँ पे हम देखेंगे जो दिया है कि 21 मार्च को विश्व वन दिवस के रूप में मनाते हैं। तो आप क्या करिए, ये जो पॉइंट है इसे आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और ये जैसे कि यहाँ पे अगर हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है, तो हम कह सकते हैं कि विश्व वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। तो आइए हम शुरू करते हैं इसका जो टॉपिक है। जैसे कि हम देखेंगे हमारे देश में कई भागों में घने जंगल है। उसके बाद जो बिहार राज्य में भी कुछ ऐसे जगह यानी कि कुछ जगह जो है बड़े जंगल है। जंगलों में कई तरह के पेड़, झाड़ी, घास आदि पाए जाते हैं। जंगलों में जो है कई तरह के जीव जंतु जैसे बाघ, रीछ, हिरण, बंदर तथा तरह तरह के कीट, पक्षी, पतंगे आदि भी पाए जाते हैं। उसके बाद जो है जंगलों में जो पाए जाने वाली वन संपदा और जीव जंतुओं की जो सुरक्षा के लिए राज्य सरकार इन्हें क्या किया, आरक्षित घोषित कर दिया है। जैसे उदाहरण के लिए मानते हैं, जैसे यहाँ पे दिया है पश्चिम चंपारण जिले में जो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य है, वो क्या है, बाघ टाइगर के लिए क्या है, संरक्षण के लिए आरक्षित वन है। तो आप क्या कीजिएगा, ये जो पॉइंट यहाँ पे है, जैसे कि पश्चिमी चंपारण कौन सा अभ्यारण्य है, तो हम कहते हैं पश्चिमी चंपारण में जो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य है। उसी तरह यहाँ पे वैशाली जिले के जो बरेला अभ्यारण्य, मुंगेर जिले में जो भीमबंध अभ्यारण्य, गया जिले में गौतम बुद्ध अभ्यारण्य और रोहतास जिले में कैमूर अभ्यारण्य, यानी बिहार के जो क्या ये प्रमुख जंगल है। तो आप जो जितने भी अभ्यारण्य है इसको आप नोट करके याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये सब जो है बहुत एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो है कई गांव, कस्बे या शहर से लगे छोटे जंगल भी है। उसके बाद जो है देखेंगे कि जंगलों में जो पाए जाने वाले कुछ जीव जंतु आपको शहरों के चिड़िया घरों में देखने को मिल जाता है। जैसे कि हम लोग देखेंगे जो जंगल में मिलता है हाथी, बंदर या फिर और भी बहुत सारे तरह तरह के जानवर हैं, तो वो हमें क्या है, जो शहर में चिड़ियाघर होता है उसमें हमें देखने के लिए मिल जाता है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे कि जंगल के क्षेत्र की जो भौगोलिक संरचना और जलवायु के अनुसार इनमें अलग अलग तरह के पेड़ पौधे और जंतु मिलते हैं। तो जैसे कि अब यहाँ पे उदाहरण के लिए हम हिमालय लेते हैं, तो हिमालय में जो है
क्या है कि ऊंचे पहाड़ों पर चीर और देवदार के वृक्ष मिलते हैं। उसी तरह उत्तरी बिहार के जो चंपारण क्षेत्र के मुक्ता जो चौड़े पत्ते वाले साल और सागवान के जैसे पेड़ मिलते हैं। तो ये जो है अपने जो भौगोलिक संरचना के अनुसार क्या होता है, इनका जो आकार भी चेंज हो जाता है। जैसे कि अब हिमालय में तो वहाँ पे पेड़ जो बहुत ऊंचे ऊंचे होंगे। उसी तरह यहाँ जो है जहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ती है उस इलाकों में उस मौसम के में सागवान पत्ते, झरने वाले पेड़ या कम पानी होने पर भी क्या हरे रह सकने वाले पलाश के पेड़ भी मिलते हैं। इन जंगलों में जीव जंतु भी प्रायः उन वनस्पतियों पर निर्भर रह सकने वाले ही मिलते हैं। तो यहाँ पे जो है तो तालिका 1.4 में दिया है कि जंगल में पाए जाने वाले जंतु एवं पेड़ पौधे का नाम यहाँ पे लिखना है। तो जैसे कि हम देखेंगे कि जंतु जो है जंगल में पाए जाने वाला कौन सा है, हाथी है, बाघ है, बंदर है। आप अपने अनुसार जो यहाँ पे और भी दूसरे जानवर का नाम लिख सकते हैं जो जंगल में पाया जाता है। उसी तरह हम देखेंगे जो पौधों का नाम है, जैसे कि साल है, सागवान है, पलाश है। तो आप क्या करेंगे अपने अनुसार यहाँ भी दूसरा नाम यहाँ पे लिख सकते हैं जो जंगल में पाया जाता है। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे, क्या आप जानते हैं कि गोंद और लाह यानी लाख जंगल से प्राप्त किए जाते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हाँ, हम जानते हैं कि गोंद और लाह यानी लाख जंगल से प्राप्त किए जाते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि कागज़ बनाने के लिए क्या क्या चाहिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कागज़ बनाने के लिए हमें बाँस और घास चाहिए। उसके बाद जो है यहाँ पे जो तालिका दिया हुआ है, यानी कि जो भी क्या है कि यहाँ पे जो औषधीय पेड़ है, उसके बाद इमारती लकड़ी देने वाले पेड़, उसके बाद जो है अन्य उपयोग वाले पेड़। तो यहाँ क्या क्या इस तालिका में हमें नाम लिखना है। तो जैसे कि यहाँ पे हमने औषधीय पेड़ पौधे में लिखा है नीम, तुलसी, गिलोय। उसी तरह जो इमारती लकड़ी देने वाले पेड़ है बबूल, शीशम, साल। उसके अन्य उपयोग में जो है आने वाले पेड़ है बैर, कटहल, आम। उसके बाद हम देखेंगे जो यहाँ पे दिया हुआ है कि ये तालिका है, तो इस तालिका में हमें करना क्या, जो भी कुछ पेड़ पौधे का नाम लिखना है और उनके जो पत्ता है उनके बारे में यहाँ पे लिखना है। तो उनका जो पत्ते का जो आकार है, यानी कि उसकी लंबाई क्या है, मोटाई क्या है, उसका जो पत्ती फूल है, फल है, क्या है, उसको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे जो जितने भी विभिन्न पादप तथा वृक्ष एक समान नहीं है। क्या जलवायु के कारण वृक्षों और अन्य प्रकार के पादपों के किस्मों एवं जंतुओं के प्रकार भिन्नता पाई जाती है। इस विविधता के बारे में और भी अधिक जानकारी पाने की कोशिश कीजिए। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे वन में खाद्य श्रृंखला। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि सौपोषी, परपोषी और मृतपोषियों। तो जैसा कि हम जानते हैं कि सौपोषी उसे कहते हैं जो अपना भोजन यानी अपने भोजन के लिए वो दूसरों पर निर्भर नहीं रहते हैं, तो उसे हम बोलते हैं सौपोषी। उसी प्रकार देखेंगे परपोषी। तो परपोषी क्या होता है, जो कि अपना भोजन के लिए वो दूसरे यानी कि दूसरे जंतुओं पर वो निर्भर रहते हैं, जो दूसरे जंतु या पेड़ पौधे पर निर्भर रहते हैं। उसका जो मृतपोषी हो, तो मृतपोषी होता है जो अपना भोजन के लिए जो है यानी कि जो मरे हुए जीव जंतु पर क्या होता है वो आश्रित रहते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं मृतपोषी। उसके बाद है कि पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और सभी जीव जो मांसाहारी, शाकाहारी या सर्वाहारी अंततः पौधे हैं पर ही निर्भर रहते हैं। यानी कि यहाँ पे जो भी मांसाहारी हो, चाहे शाकाहारी या फिर सर्वाहारी हो, ये सब जो है अपने भोजन के लिए किसी न किसी प्रकार से वो पौधे पर ही निर्भर होते हैं। उसके बाद यहाँ देखेंगे जो जीव पौधे को भोजन के रूप में खाते हैं उन्हें अन्य जीव द्वारा भोजन के रूप में खाया जाता है, और यह क्रम क्या है, चलता रहता है। और इसी क्रम को हम लोग क्या बोल सकते हैं, यानी कि श्रृंखला भी कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे कुछ उदाहरण के रूप में दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ पौधा। तो पौधा क्या है, कीट खाता है, फिर इस कीट को जो है मेढक खाता है, अब मेढक को सांप खाता है और सांप को कौन खाता है, तो गुरुड़ खा जाता है। तो ये जो इनका जो खाने का क्रम है, इसी क्रम को हम लोग श्रृंखला भी कह सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे कि वन में जो है अनेक खाद्य श्रृंखलाएँ पाई जाती है,
जो कि सभी जो एक दूसरे से क्या है यानी कि परस्पर संबंध होते हैं, और यह सब मिलकर एक खास श्रृंखला के रूप में ही होते हैं। अगर इन्हीं में से अगर किन्हीं का अगर विघ्न यानी कि कोई भी जो है एक श्रृंखला प्रभावित हो जाता है तो पूरी के पूरी जो है घटक क्या होता है यानी कि जो पूरी व्यवस्था टूट जाता है। उसी तरह अब यहाँ पे देखेंगे जो वन की मिट्टी है, तो जैसे कि जो हम जानते हैं जो मिट्टी की जो ऊपरी परत में क्या होता है ह्यूमस होता है, और इसकी मात्रा जंगल की मिट्टी की ऊपरी परत में प्रचुर होती है, क्योंकि वहाँ जो है बहुत सारे जो है पत्ते जो होते हैं वहाँ पे सूख जाते हैं, यहाँ पे जो बहुत सारे जो जीव जंतु होता है वो सर गल जाते हैं, तो उससे क्या होता है छोटे छोटे सूक्ष्म जीव उत्पन्न हो जाते हैं, जो कि वो जो है मिट्टी में क्या होता है उर्वरक ला देते हैं कि। तो उसके बाद हम देखेंगे जैसे जंगलों में या सघन आम तथा लीची के जो बगीचों में ढेर सारी सूखी पत्तियां जमीन के परत के रूप में देख सकते हैं। इन पर जो है छोटे छोटे जीव देखे जा सकते हैं जो इन पत्तियों घास फूस को सड़ाकर ह्यूमस बनाने में सहायक होते हैं। कुछ जीव इतने छोटे होते हैं जिन्हें हम लेंस या माइक्रोस्कोप की सहायता से देखते हैं, और ऐसे जीव को सूक्ष्म जीव कहते हैं, और यही सूक्ष्म जीव जो होते हैं क्या कहलाते हैं अपघटक कहलाते हैं। सूखी पत्तियों के नीचे ह्यूमस की परत देखी जा सकती है। मरे हुए जीव जंतु भी अपघटित होकर ह्यूमस में परिवर्तित हो जाते हैं, जो अंततः पौधों के पोषण में सहायक होते हैं, जिससे खाद्य श्रृंखला भी पूरी होती है, साथ ही पोषण का चक्र भी पूरा होते रहता है। अब हम देखेंगे यहाँ पे जैसे कि दिया है वनों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया के कारण ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन वायुमंडल में बना रहता है। जैसे हम देखेंगे कि यहाँ पे पादप है, पादप क्या करता है ऑक्सीजन को छोड़ता है तो जंतु ऑक्सीजन को लेता है, फिर जंतु जो है कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है तो फिर पादप क्या करता है इसको ग्रहण करता है। उसी प्रकार ये जो क्रम चलता रहता है। उसके बाद जो है हमने यहाँ पे जो जल चक्र के बारे में जान लिया है। उसके बाद जो वृक्ष अपने जड़ से जल अवशोषित करते हैं और जल वाष्प के रूप में जल निर्मुक्त भी करते हैं। वन जीव जंतुओं को आश्रय भोजन तथा पोषण प्रदान करने के साथ साथ नए पादपों को पनपने और वृद्धि करने का अवसर प्रदान करते हैं। यानी जो वन के जो जीव जंतु है आश्रय भोजन तथा पोषण प्रदान करने के साथ साथ नए पादपों को पनपने और वृद्धि करने के अवसर प्रदान करते हैं। उसके बाद है वर्षा के दिनों में गोबर तथा सड़ी गली वस्तुओं पर अंकुरित बीजों को पनपते देखा होगा। वन शाकाहारियों के लिए अत्यधिक भोजन की व्यवस्था पर उनकी संख्या वृद्धि में सहायक होते हैं। उसके बाद जिससे कि मांसाहारी जीवों के लिए भी प्रचुर आहार उपलब्ध हो जाता है। उसके बाद देखेंगे कि अपघटक वन में उगने वाले पादपों के लिए पोषक तत्वों की आपूर्ति बनाए रखने में सहायक होते हैं। जो अपघटक होता है वन में जो उगने वाले पादप होता है उनके पोषक तत्वों की पूर्ति बनाए रखने में सहायक होते हैं। इस प्रकार जो है वन एक गतिक सजीव इकाई है जो कि जीवन तथा जीवन क्षमता से भरपूर है। उसके बाद है देखेंगे यहाँ पे जो कि वर्षा जल वन में वृक्षों की पत्तियों तनों लता बितानों से होकर फुहारों के भौम जल रूप में पृथ्वी पर आता है और अंतःस्रावित होकर भौम जल स्तर की वृद्धि करता है। जैसे कि हमने पीछे जो जल के बारे में पढ़ा था, जिस तरह से वर्षा होता है और वो क्या होता है रिसते हुए पानी जो एक जगह जा कर के स्टोर हो जाता है, और जो भौम जल है वहाँ पे क्या करता है उसको वृद्धि के स्तर भौम जल के स्तर को क्या करता है वृद्धि करता है। उसके बाद जो वन जो है भू अपरदन को भी रोकता है और भूमि की जो उर्वरा शक्ति को भी बनाए रखता है। जैसे कि नदियों को जल की आपूर्ति होती है तथा बाढ़ से हमारी रक्षा भी करता है। उसी तरह जनसंख्या दबाव के कारण खेती कारखानों एवं आबादी के बसने के लिए वनों को जिस प्रकार तेजी से काटा जा रहा है, इससे मानव सभ्यता एवं अन्य जीवों के अस्तित्व के लिए खतरा उत्पन्न हो गया है। उसके बाद जो है तो यहाँ तक जो है अध्याय यहाँ पे समाप्त हुआ है। तो अब यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे कुछ नए शब्द दिए हैं, तो आप जो इसको क्या कीजिएगा नोट करके आप इसे याद कर लीजिए। उसके बाद हम देखेंगे जो इसका प्रश्न उत्तर है
उसको भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले जो यहाँ पे दिया हुआ है अभ्यास, तो अभ्यास में जो है कथन यानी कि सत्य तथा असत्य यहाँ पे चुनना है। तो यहाँ पे वर्षा जल का चरम स्रोत है, तो ये हो जाएगा सत्य। तो नदियों का जल खेतों में सिंचाई का एकमात्र साधन है, तो क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा, क्योंकि नदी जो है नदियों का जल एकमात्र सिंचाई का स्रोत नहीं है। उसका जल की कमी की समस्या का सामना केवल ग्रामीण क्षेत्रों के निवासी करते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा असत्य, क्योंकि जल की समस्या तो पूरे विश्व में लगभग हर जगह है, तो ये भी क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा। उसी प्रकार हम यहाँ पे देखेंगे जो कि दिया हुआ रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए। यहाँ पे क ख ग घ छ तक है। तो जैसे कि यहाँ पे हमने यहाँ पे 2 का जो है क यानी कि वहाँ पे जगह कम होने के कारण से यहाँ पे हमने यहाँ पे नोट कर लिया। तो आप इसे जो क्या कीजिए स्क्रीनशॉट ले करके आप वहाँ पे भर दीजिएगा। उसी तरह जो है इसका जो क्वेश्चन का आंसर है वो भी हमने यहाँ पे लिख लिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें।